Assalamu alaikum. Our topic is Introduction to International Relations. International Relations element. To understand the IR, first we know the elements of IR. The elements of IR includes the interest, nature of interest, relations, actors and level of analysis. आईआर को समझने के लिए हमें ये जानना लाजमी है कि एलिमेंट्स ऑफ आईआर क्या हैं। एलिमेंट्स ऑफ आईआर में 5 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें याद करनी है। इंटरेस्ट, कौन से इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट या कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, पॉलिटिकल होंगे या नॉन पॉलिटिकल होंगे। रिलेशंस, कॉपरेशन होगा या कन्फ्लिक्ट होगा। एक्टर्स, स्टेट और नॉन स्टेट। Level of analysis, individual level, state level and global level. Now we see the definition. Here you see the international relation is interest based political and non-political relations at the international level among states and all significant global actors. अब आप इधर अगर गौर करेंगे तो फिर वो देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये सारे एलिमेंट्स ऑफ आईआर ही इंक्लूड किए हैं। इंटरेस्ट कौन से, पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एट इंटरनेशनल लेवल, अमंग स्टेट्स। एक्टर्स में कौन है, स्टेट and all significant global actors or non-state actors at international level. It means global level. अब हम इसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे एग्जाम्पल है इसकी वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर, राइट। स्टेट लेवल पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम स्टेट लेवल पे ले सकते हैं कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, राइट। और अगर हमें ग्लोबल लेवल की एग्जाम्पल चाहिए तो वो होगी कोविड-19 के कैसे स्टेट्स ने कॉपरेशन किया था वैक्सीन के लिए। इंटरेस्ट फैक्टर्स डेवलप्स आईआर, राइट। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो डिटरमिन करेंगे आईआर को। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में हम देखेंगे स्टेट की जीडीपी, इन्फ्लेशन, ठीक है, और इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंसेस etc. सेकेंड वन इज़ जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल में हम इंक्लूड करेंगे बाउंड्रीज़ स्टेट की, राइट। और जो भी जियोग्राफी होगी जैसे कि लेक्स आ गए, ग्लेशियर्स आ गए और दूसरी सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हो गए वो हम जियोग्राफिकल में देखेंगे। अच्छा, थर्ड वन इज़ डेमोग्राफिकल, पॉपुलेशन, वैल्यूज़ और कल्चर, आइडियोलॉजीज़ etc. फिर आता है स्ट्रेटजिक और हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। स्ट्रेटजिक में आ जाती हैं जैसे नेटो हो गई, ठीक है, जैसी पुआ हो गई,
लीमुआ हो गई। हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी वहाँ की पॉपुलेशन के होंगे, हिस्टोरिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल अजम्पशंस जो होंगी, जो उन्होंने अज्यूम कर लिया है। एक्टर्स की बात करते हैं कि स्टेट एक्टर्स होते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, राइट। स्टेट एक्टर्स में कंट्रीज़ आ जाती हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। ये कंट्रीज़ है और नॉन स्टेट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम मज़ीद 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक आ जाते हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे आ जाते हैं इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में द विल ऑफ गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एज अ मेंबर, फॉर्मल ट्रीटी होगी, फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मल लॉ होगा, रिकग्निशन होगी, रेटिफिकेशन होगी। एग्जाम्पल है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की विल मैंडेटरी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एज अ मेंबर भी मैंडेटरी है, फॉर्मल ट्रीटी है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है, फॉर्मल लॉ है और रिकग्निशन है, रेटिफिकेशन है, चेंजिंग भी हो सकती है। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी विल ऑफ गवर्नमेंट मैंडेटरी है, नो नीड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन एज अ मेंबर, इंडिविजुअल और ग्रुप एज अ मेंबर, मोर देन वन कंट्री में बी इन्वॉल्व्ड, approval consent of country is mandatory, always non-profit, example Red Cross, right। नॉन स्टेट एक्टर्स में MNCs TNCs भी इंक्लूड होती हैं। पहले हमने बात की इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की। Third one is MNCs and TNCs. MNCs multinational corporations, TNCs transnational companies. In more than one country presence होगी इनकी, consent of state ज़रूरी होगा, individual और group as a member profitable होंगी। नॉन स्टेट एक्टर्स में फोर्थ वन आ जाती है ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप। ये होंगे मोर देन वन कंट्री में म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा, कंसेंट ऑफ स्टेट इज़ नॉट प्रेजेंट बिकॉज देयर इज़ नो स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व, सो देयर इज़ नो कॉमन इंटरेस्ट। एग्जाम्पल एथनिक मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट। अब हमने बात यूँ की कि IR में स्टेट एक्टर्स में कंट्रीज़ इंक्लूड होंगी और नॉन स्टेट एक्टर्स में IGOs, INGOs, MNCs, TNCs और ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। अच्छा, ये जो हैं नॉन स्टेट एक्टर हैं, वैसे तो सारे ही नॉन स्टेट एक्टर हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये विद इन स्टेट काम कर रहे हैं, जैसे कि एथनिक मूवमेंट हो गया और रिलीजियस मूवमेंट हो गया एक्सेट्रा। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर्स में इंटरनेशनल मीडिया और सिविल सोसाइटी भी इंक्लूड होंगे। Media acting as a platform for shaping public opinion and holding governments accountable, while civil society organizations CSOs advocate for issues and mobilize public support for the global agendas. Simple.
And the last one is the terrorist organizations. Terrorist organizations are non-state actors that use violence and intimidation to achieve political goals, posing a significant threat to global stability, security, and are often the focus of international cooperation and counter-terrorism efforts. इंटरनेशनल रिलेशंस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एज ए नॉन स्टेट एक्टर कहा गया है क्योंकि ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व कैसे होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस नैरो से ब्रॉड बेस्ड की तरफ गया और जो अभी हम पढ़ते हैं वो ब्रॉड बेस्ड है। एक्चुअल IR स्टार्ट्स फ्रॉम नेशन स्टेट सिस्टम, बिफोर दैट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट, बट after World War II, broad perspective of IR evolved and the question arose that why World War happened. World War II के बाद क्वेश्चन अरोज हुए कि आखिर ये World War II हुई क्यों थी। तो इसको ग्लोबल लेवल पे समझने के लिए IR को डेवलप किया गया। ग्लोबल लेवल पे समझने के लिए IR को डेवलप किया गया कि कैसे ये IR डेवलप हुई है। हम लोगों को ये मालूम है कि एट द स्टार्ट क्लैंस हुआ करते थे, राइट। जैसे क्लैंस डेवलप हो गए सिटी स्टेट्स में। सिटी स्टेट में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि हमने सुना होगा कि ग्रीक स्टेट थी, ठीक है, एथेंस एक्सेट्रा। अच्छा, सिटी स्टेट्स डेवलप हो जाती हैं एम्पायर्स में। एम्पायर्स भी हम लोगों ने सुना था, ग्रीक एम्पायर और ऑटोमन, अच्छा, और पर्शियन, रोमन एक्सेट्रा, ठीक है। अब एम्पायर्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए नेशन स्टेट सिस्टम में, नेशन स्टेट्स, राइट। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि IR इवॉल्व हो गई नेशन स्टेट सिस्टम से। पहले ये जो थी ये एज अ सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करते थे, राइट। आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा मज़ीद इजाफ़ा करते हैं, वो यूँ करते हैं कि जब नेशन स्टेट डेवलप हो जाती है, नेशन स्टेट जब बन जाती है, उसके बाद होती है हमारी वर्ल्ड वॉर 1 प्लस वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि वॉर हुई क्यों थी, और उस सारी साइकिल को समझने के लिए IR इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद न्यूक्लियर एज स्टार्ट होती है। न्यूक्लियर एज क्या स्टार्ट होती है कि न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल भी हुए थे, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आ जाती है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें एक और बात इंक्लूड करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस भी बनती है, ठीक है। पहले न्यूक्लियर एज थी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज आ गई है, और फिर अभी लिबरल इकॉनमी की बात हो रही है, हम सुनते हैं न्यूज़ में, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस हैं,
राइट। और नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में भी हम सुनते हैं, अभी हम पढ़ कर आए हैं नॉन स्टेट एक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और दूसरा हम सुनते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ये सारा सम अप करेंगे हम, तो ये क्या है, ये है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद कवर करेंगे सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।